वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अपनी राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 के बारे में, जो कि 31 जुलाई 2011 को हुआ था। ये हमारा 6 to 8 के लिए है और इसमें हम एसएसटी की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम भाग सेकेंड की बात करेंगे, सोशल स्टडीज़ की। हमारे इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए है अनेकता में एकता, ऑप्शन बी है अशिक्षा, ऑप्शन सी है स्वावलंबन, ऑप्शन डी है प्रादेशिकता। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अनेकता में एकता। हमारा जो भारतीय समाज होता है इसकी प्रमुख विशेषता यही है कि इसमें क्या है, अनेकता में एकता है। हमारी व्याख्या भी है कि हमारे जो भारत देश है इसमें भाषाओं, जातियों और धर्मों की बहुलता है, यानी कि सभी लोग एक साथ यहाँ प्रेम पूर्वक रहते हैं, अलग अलग भाषा के, अलग अलग जाति के और अलग अलग धर्मों के। और यही तथ्य होता है कि भारतीय समाज में अनेकता में एकता को दर्शाता है। यही भारतीय समाज की क्या होती है, प्रमुख विशेषता होती है, क्योंकि यहाँ अनेकता में क्या होती है, एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरीकरण परिणाम है। ऑप्शन ए है कि शैक्षिक विकास का, ऑप्शन बी है कि ग्रामीण विकास का, ऑप्शन सी है कि गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का, ऑप्शन डी है कृषि विकास का। तो बताइए नगरीकरण किसका परिणाम है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि गाँव से जो नगरों की ओर जनसंख्या पलायन कर रही है, मतलब जा रही है, हमारे गाँव की जनसंख्या नगरों की ओर जा रही है, तो ये नगरीकरण इसका परिणाम है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी है कि नगरीकरण का तात्पर्य है कि वे स्थान जहाँ सभी प्रकार की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो ग्रामीण जनसंख्या यानी गांव की जनसंख्या उसका क्या होना, पलायन होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीयतावाद का मुख्य कारण है, यानी कि जो क्षेत्रीयतावाद है इसका मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए है गरीबी का, ऑप्शन बी है सामाजिक तनावों का, ऑप्शन सी है बेरोजगारी का और ऑप्शन डी है वैश्वीकरण का। तो क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण किसका है। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सामाजिक तनावों का। जो क्षेत्रीयतावाद है ये मुख्य कारण सामाजिक तनावों का है। हमारी व्याख्या भी है कि सामाजिक तनाव से जो क्षेत्रवाद होता है उसको क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। इसी सामाजिक तनाव के कारण भारतीय स्वतंत्रता में जो क्षेत्रवाद है उसको बढ़ावा मिला। ये भारत और पाकिस्तान जैसे देश हैं उनका क्या हुआ, उदय हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जो सोशल स्टडीज़ का टीचर होता है उसे हमारे जो अध्यापक है उसको विषय वस्तु के साथ साथ किसका ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन ए है शिक्षा के उद्देश्यों का, ऑप्शन बी है शिक्षण विधियों का, ऑप्शन सी है शिक्षण तकनीकों का, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सोशल स्टडीज़ का जो टीचर है उससे अपनी विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों का, शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं, शिक्षा की क्या तकनीकी होती हैं, इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। हमारी व्याख्या भी है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को शिक्षण तकनीकी, शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, शिक्षण विधियाँ क्या हैं, इन सबका ज्ञान होना चाहिए। जो शिक्षण अधिगम है वे प्रक्रिया ताकि आसानी से चलती रहे। नेक्स्ट है कि भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है। ऑप्शन ए है बेरोजगारी, ऑप्शन बी है तीव्र जनसंख्या वृद्धि यानी बहुत तेजी से जनसंख्या में बढ़ना, ऑप्शन सी है शिक्षा और ऑप्शन डी है बृहत परिवार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा। तो भारत में अगर गरीबी बहुत तेजी से बढ़ रही है तो शिक्षा के कारण तो नहीं बढ़ रही है ना, शिक्षा मुख्य इसका कारण नहीं है, शिक्षा से तो कम होगी। तो मुख्य कारण है बेरोजगारी, बेरोजगार इंसान ज़्यादा है इसलिए गरीबी बढ़ रही है। बहुत तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है इसलिए हमारे यहाँ गरीबी है। और बृहत परिवार नहीं, जो बड़े परिवार हैं वो भी हैं, लेकिन शिक्षा के कारण गरीबी नहीं होती, बल्कि शिक्षा गरीबी को दूर करने का एकमात्र हथियार होती है। यानी कि अगर हम शिक्षित होंगे तो हो सकता है हम गरीबी को दूर कर पाएँ। ठीक है। गरीबी के लिए बेरोजगारी, बहुत तेजी से जनसंख्या वृद्धि होना और बड़े परिवार जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये जिम्मेदार होते हैं। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है। यानी कि वो कौन सा हड़प्पा कालीन इमारत है जिसको सर जॉन मार्शल जो थे उन्होंने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है। ऑप्शन ए है बृहत स्नानघर, ऑप्शन बी है अन्नागार, ऑप्शन सी है सभा भवन, ऑप्शन डी है दुर्ग महल। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहत स्नानघर। जो हमारी हड़प्पा कालीन इमारत थी बृहत स्नानघर, इसको सर जॉन मार्शल ने कहा है विश्व का एक अद्भुत निर्माण। ठीक है।
हमारी व्याख्या भी कह रही है कि हड़प्पा काल में मोहनजोदड़ो से बृहत स्नान घर के साक्ष्य जो हैं वो पाए गए हैं। जॉन मार्शल ने इस बृहत स्नान घर को एक अद्भुत निर्माण कहा है और हड़प्पा स्थल से प्राप्त जो अन्नागार है उसको सैंधव सभ्यता की संभावता सबसे बड़ी इमारत थी। क्या थी? अन्नागार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। नेक्स्ट है कि भारत में अनेकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए एल वॉशम का, ऑप्शन बी है बी ए स्मिथ का, ऑप्शन सी है मैक्स मूलर का और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए स्मिथ ने कहा था कि भारत में एकता में अनेकता है और अनेकता में एकता है। ठीक है, बी ए स्मिथ के अनुसार भारत में एकता और अनेकता में एकता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो इसमें हमें बोनस मार्क्स मिला था। ठीक है, क्योंकि जो सैंधव स्थल कालीबंगा है वहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिलाए हैं? कालीबंगा से। ठीक है, ये स्थल अग्निकुंड के जो था अग्नि के कारण काली हो गया था। ठीक है, बाघ अग्निकुंड के कारण कैसा हो गया था? काला हो गया था, याद कर लेना। ये स्थल हमें राजस्थान के जो गंगानगर जिले है उसके घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। बी के थापर और बीबी लाल के द्वारा 1961 और 62 में भी उत्खनन किया गया। इसके अलावा हड़प्पा और लोथल में भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए इसमें बोनस मार्क्स मिला था। नेक्स्ट है कि हिंदी यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है यात्रियों का वृत्तांत, ऑप्शन बी है सिक्के, ऑप्शन सी है बौद्ध, ऑप्शन डी है जैन साहित्य। तो बताइए हिंदी यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्के। हिंदी यूनानी शासकों के बारे में जो हमें जानकारी का मुख्य स्रोत है वो क्या है? वो सिक्के हैं। ठीक है, हिंदी यूनानी या इंडो ग्रीक शासकों के में जानकारी का एक मुख्य स्रोत होता है वो होते हैं उसके सिक्के। जो हिंदी यूनानी शासकों हैं उन्होंने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन किया था। तो आपसे पूछ ले कि भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? तो हिंद यूनानी ने चलाए थे। नेक्स्ट है कि गीता है, यानी कि गीता क्या है? ऑप्शन ए है कि वेद है, ऑप्शन बी है कि स्वतंत्र महाकाव्य है, ऑप्शन सी है रामायण का एक भाग है, ऑप्शन डी है कि महाभारत का एक भाग है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको पता है कि जो भागवत गीता है वो क्या है? हमारे महाभारत में है, यानी कि हमारे जो महाभारत था उसका एक भाग था गीता। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि गीता महाभारत का एक भाग है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेश है, यानी कि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिए थे। महाभारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? तो वो है महाभारत। इसमें लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1,00,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन ए है विदिशा, ऑप्शन बी है पुरुषपुर, ऑप्शन सी है छत्र, ऑप्शन डी है पैठन। तो बताइए कि गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी पैठन। ठीक है, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र जो है वो पैठन था। हमारी व्याख्या भी है कि गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र पैठन था, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। और इसका एक अन्य नाम जो है वो प्रतिष्ठान भी था। इसका एक अन्य नाम क्या था? इसका एक अन्य नाम था प्रतिष्ठान। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। ऑप्शन ए है कि सांची स्तंभ से, ऑप्शन बी है कि सारनाथ स्तंभ से, ऑप्शन सी है कि इलाहाबाद स्तंभ से, ऑप्शन डी है कि लुम्बिनी स्तंभ से। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सारनाथ स्तंभ से। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है ये सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। जरा इसके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये सारनाथ के स्तंभ सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है वहां से लिया गया है। इस चिन्ह में 4 शेर एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए हैं।
26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। इसे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखे राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। इसमें 4 सिर एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए हैं। 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में घोषित किया गया था और राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फुआन ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है? वो कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में इतनी सुरक्षा की कि लोग क्या करते थे, घरों में ताला नहीं लगाते थे? ऑप्शन ए है रामगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो फुआन था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो फुआन ने कहा था कि चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय लोग घरों में जो थे वो ताला नहीं लगाते थे क्योंकि सुरक्षा बहुत अच्छी थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री फुआन गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के समय उनके दरबार में आया। फुआन ने यहाँ के समाज का वर्णन अपनी पुस्तक में लिखा और बताया कि भारतीय लोगों का आचरण बहुत अच्छा था और वे अपने घरों में क्या करते थे, ताला नहीं लगाते थे। नेक्स्ट है कि महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर थे किस शासक के शासन के अंतर्गत बने थे, यानी कि जो महाबलीपुरम के मंदिर हैं वो किस शासक के समय बने थे? ऑप्शन ए है पल्लव, ऑप्शन बी है चोल, ऑप्शन सी है चालुक्य और ऑप्शन डी है काकतीय। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पल्लव। महाबलीपुरम के जो प्रसिद्ध मंदिर थे वे पल्लव शासक के शासन के अंतर्गत बने थे। किसके? पल्लव के। हमारी व्याख्या भी है कि महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, और तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। यह स्थल मंदिरों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। रथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक थे नरसिंहवर्मन प्रथम उनके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो महाबलीपुरम कौन से राज्य में है? तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। ये किस लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों के लिए। रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पल्लव वंश के शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। किसने कराया था? नरसिंहवर्मन प्रथम। नेक्स्ट है कि भारत के इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किस काल में किया गया? ऑप्शन ए है महाजनपद काल, ऑप्शन बी है गुप्त काल, ऑप्शन सी है कुषाण काल, ऑप्शन डी है मौर्य काल। लोगों के जन्म और मृत्यु का पंजीयन था वो किस काल में किया गया था? सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी मौर्य काल। ठीक है, मौर्य काल में पहली बार लोगों के जन्म और मृत्यु दर का जो पंजीयन है वो किया गया था। हमारी व्याख्या भी है कि मौर्य काल में पहली बार भारत की जो जनगणना है वो कराई गई थी। इसके तहत लोगों ने पहली बार जन्म और मृत्यु का पंजीयन कराया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ज्ञात जनसंख्या के आधार पर उचित कर व्यवस्था को लागू करें और जो मौर्य साम्राज्य है इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से की थी। मौर्य स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आगरा में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है फतेहपुर सिकरी में, ऑप्शन डी है अजमेर में। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी फतेहपुर सिकरी में। जो शेख सलीम चिश्ती थे इनका जो मकबरा है ये फतेहपुर सिकरी में स्थित है। हमारी व्याख्या भी है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले जो है वहाँ स्थित है। यह अकबर के समकालीन थे, यानी कि जो शेख सलीम चिश्ती थे इनका मकबरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के आगरा में। ठीक है, फतेहपुर सिकरी में है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित फतेहपुर सिकरी में। और ये अकबर के कैसे थे? समकालीन। और इनके आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ था जिन्हें हम जहांगीर भी कहते हैं। इसीलिए इन्होंने अपने पुत्र का नाम सलीम ही रखा था क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के जो थे उनके आशीर्वाद से हुए थे। शेख
सलीम चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। और जो शेख सलीम चिश्ती थे वो किसके शिष्य थे? मोइनुद्दीन चिश्ती थे, उनके क्या थे? शिष्य थे। ठीक है, इसके मोइनुद्दीन चिश्ती के। नेक्स्ट है कि नूहे सिपीहर के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है मलिक मोहम्मद जैशी, ऑप्शन सी है दारा शिकोह, ऑप्शन डी है शेख निजामुद्दीन ओलिया। तो नूहे सिपीर के कौन है रचनाकार? से ऑप्शन ए अमीर खुसरो। जो नूहे सिपीहर है इसके रचनाकार जो हैं वो अमीर खुसरो हैं। हमारी व्याख्या भी है कि नूहे सिपीहर की रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। अमीर खुसरो ने सल्तनत काल के जो 7 सुल्तान हैं उनका शासनकाल देखा था। नूहे सिपीर के अलावा इनकी कई पुस्तकें हैं, जैसे कि आशिका, ख्वाजाइनुल फुतूह, तुगलकनामा आदि। ठीक है, नूहे सिपीर के जावन की कई रचनाएं कौन कौन सी थी? आशिका, ख्वाइज़-ए-नूल फुतूह, तुगलकनामा। और नूहे सिपीर की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। ठीक है, 7 सुल्तानों के शासक काल इन्होंने देखा था। आपसे पूछ सकता है कि अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का शासन देखा था? तो 7 देखा था। ठीक है, नूहे सिपीर के अतिरिक्त इन्होंने आशिका, ख्वाइज़-ए-नूल फुतूह और तुगलकनामा की भी रचना की थी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन ए है गुलबर्गा, ऑप्शन बी है गोलकुंडा, ऑप्शन सी है बीजापुर, ऑप्शन डी है बिदर। तो बताइए कि दक्षिण भारत में जो चिश्ती सिलसिले थे इनका प्रमुख केंद्र क्या था? सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए गुलबर्गा। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र गुलबर्गा था। गुलबर्गा हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हमारी व्याख्या भी है कि दक्षिण में चिश्ती सिलसिले की स्थापना 1340 ईस्वी ने बुरहानुद्दीन गरीब ने की थी। दक्षिण में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र गुलबर्गा यानी कि कर्नाटक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? ऑप्शन ए है सांभर, ऑप्शन बी है अम्बेर, ऑप्शन सी है नारायण, ऑप्शन डी है पुष्कर। तो बताइए कि संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी? सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी नारायण। संत दादू की मृत्यु नारायण स्थल पर हुई थी। कौन से स्थल पर हुई थी? नारायण। हमारी व्याख्या भी है कि संत दादू दयाल की मृत्यु 1603 ईस्वी को राजस्थान के अजमेर के समीप नारायण नामक स्थान पर हुई थी। नेक्स्ट है कि संत जाम्बूजी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है पीपासर, ऑप्शन बी है गागरोन, ऑप्शन सी है जेतारण, ऑप्शन डी है नागौर। तो आप मुझे बताइए कि संत जो जाम्बूजी हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए पीपासार। पीपासार में हुआ था। हमारी व्याख्या भी है कि बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक संत जो हैं जाम्बूजी उनको गुरु जाम्बेश्वर भगवान भी कहते हैं। इनका जन्म 1451 में राजस्थान के नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था। इनका मकबरा राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है गुलामी, ऑप्शन बी है फैक्ट्री, ऑप्शन सी है बंदरगाह, ऑप्शन डी है शुल्क मुक्त व्यापार। तो बताइए जो दस्तक है इस शब्द से क्या तात्पर्य है? सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी शुल्क मुक्त व्यापार। जो दस्तक शब्द है इसका मतलब होता है शुल्क मुक्त व्यापार। व्याख्या भी है कि दस्तक शब्द का तात्पर्य शुल्क मुक्त व्यापार से होता है। बंगाल में इसी दस्तक का प्रयोग करके ब्रिटिश कंपनी ने अपने व्यापार जो था उसको आगे बढ़ाया था, जिसे वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, दस्तक शब्द का तात्पर्य होता है शुल्क मुक्त व्यापार, ऐसा व्यापार जो शुल्क से मुक्त होता है, और इसका प्रयोग करके ब्रिटिश कंपनी ने अपने व्यापार को बढ़ाया था, जिसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है कि अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567-68 के समय वहां का शासक कौन था? यानी कि जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, और ये किया कब था चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण? 1567 से 1568 में। तो वहां का शासक कौन था? ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी है महाराणा उदय सिंह, ऑप्शन सी है जयमल, और ऑप्शन डी है महाराणा अमर सिंह। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी महाराणा उदय सिंह। अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567-68 में महाराणा उदय सिंह ने
67 के समय वहाँ का शासक महाराणा उदय सिंह थे। कौन थे? महाराणा उदय सिंह थे। व्याख्या भी है कि अकबर पर चित्तौड़ के द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया गया था। तो 5768 में वहाँ का शासक महाराणा उदय सिंह थे। इनकी माता का नाम था कर्णावती और पिता का नाम था महाराणा सागा। और इस युद्ध में मुगल बादशाह अकबर की क्या हो गई थी? विजय हो गई थी। मुगल बादशाह अकबर जीत गया था। नेक्स्ट है कि किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी हमारा है जहांगीर और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो बताइए किस मुगल बादशाह के जो हमारा शासन काल था उसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते थे? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। जो अकबर मुगल बादशाह थे इनके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, किसका युग? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो अकबर के शासनकाल को कहते हैं। याद रखना, मुगल बादशाह थे अकबर, इनके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहते थे? शाहजहां के शासनकाल को। चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहते थे? जहांगीर के शासनकाल को। तो तीनों शासनकाल इंपॉर्टेंट, तीनों से क्वेश्चन पूछता है। अगर आपसे पूछे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग तो वो होता है अकबर का शासनकाल। पूछे स्थापत्य कला का स्वर्ण काल तो वो होता है शाहजहां का शासनकाल। बोले चित्रकला, तो चित्रकला सबसे ज्यादा जहांगीर ने बनवाई थी और स्थापत्य शाहजहां ने बनवाई थी और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बादशाह अकबर के शासनकाल को कहते हैं। तीनों याद रखना। नेक्स्ट है कि कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? यानी कि वो कौन से फ्रांसीसी यात्री थे जिन्होंने 6 बार भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन ए है मनुची, ऑप्शन बी है वार्नियर, ऑप्शन सी है थेवनोट और ऑप्शन डी है ट्रेवरनियर। तो बताइए वो कौन से थे जिन फ्रांसीसी जिन्होंने 6 बार भारत की यात्रा की थी? सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी ट्रेवरनियर। ठीक है, ट्रेवरनियर फ्रांसीसी यात्री थे जिन्होंने 6 बार भारत की यात्रा की थी। हमारी व्याख्या भी है कि ट्रेवरनियर फ्रांसीसी यात्री था जो मुगल काल में भारत की 6 बार यात्रा जिसने की थी। नेक्स्ट है कि आईने अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों के कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? आईने अकबरी में जो अबुल फजल थे उन्होंने मनसबदारियों को कितनी श्रेणियों में बांटा था? कुछ तो श्रेणियों में बांटा होगा, तो हमें पूछ यही रहा है कि कितनी श्रेणियों में बांटा था। ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 33, ऑप्शन सी है 44, ऑप्शन डी है 66 यानी कि 66। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 33। ठीक है, आईने अकबरी में जो अबुल फजल थे इन्होंने मनसबदारियों को जो है वो 33 श्रेणियों का उल्लेख किया था। कितनी? 33। हमारी व्याख्या है कि जो आईने अकबरी थी इनकी रचना की थी अबुल फजल ने। इस पुस्तक में हमारे प्रशासन संबंधी बात थी, इनका उल्लेख था और इसमें जो मनसबदारियों थे इनको 33 श्रेणियों का उल्लेख है। मनसबदारी की कितनी श्रेणियों का उल्लेख है? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1857 में। उसका कानपुर में जो नेतृत्व था वो किसने किया था? ऑप्शन ए है तात्या टोपे, ऑप्शन बी है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी है नाना साहब, ऑप्शन डी है कुंवर सिंह। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी नाना साहब। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का जो कानपुर में नेतृत्व था वो नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब में। हमारी व्याख्या भी है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोही थे उनका नेतृत्व नाना साहब ने किया था। नाना साहब के सेनापति जो थे वो तात्या टोपे थे और नाना साहब का मूल नाम जो था वो घोंडू पंत था। क्या था? घोंडू पंत। और 1857 की क्रांति के समय कई जगहों पर भी विद्रोह हुआ था। तो कितनी जगहों पर कौन पे किसने विद्रोह किया था ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कानपुर में जो था वो नाना साहब ने किया था, लखनऊ में जो था वो बेगम हजरत महल ने किया था, जगदीशपुर में जो था वो कुंवर सिंह ने किया था, इलाहाबाद में जो था वो लियाकत अली ने किया था, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला या अहमदुल्ला ने किया था, दिल्ली की बात करें तो यहाँ खान बहादुर खान या फिर बहादुर शाह जो सेकेंड था उसने किया था, और बरेली में किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था। कानपुर में नाना साहब ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने, इलाहाबाद में लियाकत अली ने,
फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने, दिल्ली में खान बहादुर खान और बहादुर शाह सेकंड ने, बरेली में खान बहादुर खान ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है विष्णु भट्ट गोडसे, ऑप्शन बी है सीताराम पांडे, ऑप्शन सी हमारा है नारगेट और ऑप्शन डी है मंगल पांडे। ठीक है। तो बताइए किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णु भट्ट गोडसे। 1857 के दौरान जो लिखित पुस्तक है माझा प्रवास, इसके लेखक जो थे वो विष्णु भट्ट गोडसे थे। कौन थे? विष्णु भट्ट गोडसे। हमारी व्याख्या भी है कि 1857 के दौरान लिखी गई पुस्तक माझा प्रवास के लेखक विष्णु भट्ट गोडसे थे। नेक्स्ट है कि महान नागा महिला गिंडालुओं को रानी की उपाधि किसने दी थी? जो महान नागा महिला थी जो थी गिंडालू, इनको रानी की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। महान नागा महिला गुंडालुओं को रानी की उपाधि जो थी वो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ठीक है। हमारी व्याख्या भी है कि महान नागा महिला रानी गुंडालुओं ने मणिपुर में जियार रांग आंदोलन था उसका नेतृत्व अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? ऑप्शन ए है हिंदी में लिखी, ऑप्शन बी है मराठी में लिखी, ऑप्शन सी है गुजराती में लिखी, ऑप्शन डी है अंग्रेजी में लिखी। तो बताइए महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजराती में लिखी थी। ठीक है। हमारी व्याख्या भी है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी थी। गांधी जी की आत्मकथा थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। इस पुस्तक का रूपांतर है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। और गांधी जी की आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद महादेव देसाई ने किया था। किसने किया था? महादेव देसाई ने किया था। है कि ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? ऑप्शन ए है 1858, ऑप्शन बी है 1859, ऑप्शन सी है 1860, ऑप्शन डी है 1861। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1858। जो ब्रिटिश संसद थी उसने 1858 में कानून पास कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने अधिकार थे सभी छीन लिए गए थे। हमारी व्याख्या भी है कि 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकारों को छीन लिया था। भारत से कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तथा जो भारतीय सत्ता थी ये ब्रिटिश काउंट को क्या कर दी गई? स्थानांतरित कर दी गई, मतलब उन्हें दे दी गई। ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में वायसराय की नियुक्ति की तथा प्रथम वायसराय को कौन था? लॉर्ड कैनिंग बना था। ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने अधिकार थे वो छीन लिए थे और कंपनी का शासन समाप्त करके भारतीय सत्ता जो थी वो ब्रिटिश काउंट को दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान लागू किया गया, यानी भारतीय संविधान कब लागू किया गया? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन डी है 26 जुलाई 1950 को। तो बताइए जो हमारा भारत का संविधान था वो कब लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। हमारी व्याख्या भी है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और उसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था भारत के संविधान को बनने में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान भाग 4 का अनुच्छेद 51 के ए में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 11। तो बताइए भारतीय संविधान का भाग 4 का है, इसके आर्टिकल 51 के काम में हमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं और जो मूल कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य ये रशिया से लिए गए हैं।
और जो ये हमारे जो मूल कर्तव्य हैं ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़े गए थे। तो काम में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। ठीक है, कितने? 11। स्टार्टिंग में तो 10 थे लेकिन एक बाद में जोड़ दिया गया, अब टोटल 11 हैं। हमारी व्याख्या भी है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधन के बाद इस स्वर्ण सिंह के सुझाव पर मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया था। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे पास 10 मौलिक कर्तव्य थे। नेक्स्ट है कि संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी है 9 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1930। तो बताइए संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक ये कब आयोजित की गई थी? सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली जो बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें जो था वो इसके अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे जो कि अस्थायी थे। 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। क्वेश्चन पूछता है कि पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। कौन अध्यक्ष थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी थे। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसे अध्यक्ष थे? स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन डी है 8, ऑप्शन डी है 5। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। उसके बाद हमारे मूल अधिकारों की संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है। ठीक है, क्या भी है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में जो मूल अधिकार थे वो कितने थे? 7। लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में और संपत्ति के अधिकार को हटाकर मूल अधिकारों की श्रेणी से निकालकर 300 के काम में वैधानिक कानून के तहत स्थापित कर दिया गया। अब वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है प्रजातांत्रिक पद्धति, ऑप्शन बी है मूल अधिकार और कर्तव्य, ऑप्शन सी है प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, ऑप्शन डी है स्वतंत्र न्यायपालिका। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा। ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकार और कर्तव्य, स्वतंत्र न्यायपालिका ये तीनों हैं। हमारी व्याख्या भी है कि भारतीय संविधान प्रजातांत्रिक पद्धति का प्रतिनिधित्व करती है जिसके अंतर्गत नागरिक कर्तव्य एवं अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करती है। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भी संविधान के तहत ही हुई थी और संविधान प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 25। तो उसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25। राजस्थान में लोकसभा के लिए जो है वो 25 सीटें निर्धारित की गई हैं। वहीं राज्यसभा के लिए 10 सीटें हैं। याद रखना, लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। ऑप्शन ए है कि भारत के नागरिक द्वारा, ऑप्शन बी है कि संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा और ऑप्शन डी है समस्त मुख्यमंत्रियों द्वारा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कि संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा भारत का जो राष्ट्रपति है वो चुना जाता है। हमारी व्याख्या भी है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी पद्धति होती है।
नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है। ऑप्शन ए है प्रमुख सेना अध्यक्ष, ऑप्शन बी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारत का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, व्याख्या भी है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो भारत का राष्ट्रपति है ये तीनों सेनाएं जल, थल और वायु इनका प्रधान सेनापति होता है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उनके मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ जो अन्य न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय है उसमें कितने न्यायाधीश हैं 34 यानी कि 34 न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट हमारा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ऑप्शन ए है कि उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है विपक्ष का नेता, ऑप्शन सी है गृह मंत्री और ऑप्शन डी है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। जो राज्यसभा का सभापति है उपराष्ट्रपति होता है। हमारी व्याख्या भी है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है परंतु वे राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का तो सभापति है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं है। इसका कार्यकाल जो है वो सभापति के रूप में तब तक होता है जब तक कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू 8 अगस्त 2017 से हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ये प्रीवियस ईयर का था, ठीक है, इसीलिए बता रहा है कि कब से कब तक था। नए कौन है या वही है ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी है एशिया, ऑप्शन डी है अंटार्कटिका। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एशिया। हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। हमारी व्याख्या भी है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं 7। ठीक है, पृथ्वी पर हमारी कुल 7 महाद्वीप हैं। इनके क्षेत्रफल के घटने के आधार पर सबसे बड़ा एशिया है, उससे छोटा अफ्रीका है, उससे छोटा उत्तरी अमेरिका है, उससे छोटा दक्षिणी अमेरिका है, उससे छोटा अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है और सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया है। आपसे पूछेगा कि विश्व पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं 7। सबसे बड़ा है एशिया, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू आकार की घाटी निर्मित होती है। ऑप्शन ए है नदियों द्वारा, ऑप्शन बी है हिमानी द्वारा, ऑप्शन सी है हवाओं द्वारा, ऑप्शन डी है भूमिगत जल द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमानी द्वारा। जो यू आकार की घाटी है ये हिमानी के द्वारा निर्मित होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि यू आकार की घाटी हिमानी के द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट है परतें किन चट्टानों में होती हैं। ऑप्शन ए है आग्नेय, ऑप्शन बी है रूपांतरित, ऑप्शन सी है अवसादी, ऑप्शन डी है ये सभी। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी अवसादी। जो परतें होती हैं वो अवसादी जो होती हैं परतें वो चट्टानों में होती हैं अवसादी चट्टानों में। हमारी व्याख्या भी है कि अवसादी चट्टानों को हम परतदार चट्टानें कहते हैं क्योंकि इनमें जो हमारी परतें हैं वो पाई जाती हैं। इसी प्रकार की चट्टानों में जीवाश्मों की उपस्थिति होती है जिससे में जीवाश्म ईंधन हमें प्राप्त किया जाता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से निर्मित होता है। ठीक है, हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है इम्पोर्टेंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बताइए हमारी जो वायुमंडल है उसकी सबसे निचली परत कौन सी है। ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी है ओजोन मंडल, ऑप्शन डी है अयान मंडल। हमारे वायुमंडल में टोटल 5 परतें होती हैं। पहली होती है क्षोभ मंडल, दूसरी होती है समताप मंडल, तीसरी होती है ओजोन मंडल, चौथी होती है अयान मंडल, 5वीं होती है वायरी मंडल। तो ये टोटल 5 होती हैं। इसमें सबसे नीचे वाली परत नंबर 1 की होती है ये क्षोभ मंडल।
ठीक है। दूसरे नंबर की होती है समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। तीसरी होती है ओजोन मंडल जिसे हम ओजोस्फीयर कहते हैं और इसमें जो होता है वो हमारी ओजोन गैस पाई जाती है। चौथी होती है अयान मंडल, ये होती है हमारी अयान मंडल। अयान मंडल इसे माइनोस्फीयर भी कहते हैं। इसमें जो रेडियो तरंगें होती हैं वो पाई जाती हैं। पांचवी होती है एक्सोस्फीयर जिसमें बाहरी मंडल लास्ट में होती है। तो इसकी विशेषताएं याद रखना। वायुमंडल में टोटल 5 परतें होती हैं। हमारी देखो ये व्याख्या भी कह रही है, ध्यान से देखना। ये होती है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी की पहली परत होती है क्षोभमंडल, दूसरी होती है समताप मंडल, तीसरी होती है मध्यमंडल, चौथी होती है यान मंडल, पांचवी होती है बाहरी मंडल। पृथ्वी से ऊपर की ओर जाने पर पहले तथा पृथ्वी से नजदीक क्षोभमंडल होती है। इस मंडल में सभी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जैसे कि आंधी है, वर्षा है, तूफान है, बिजली का कड़कना है। ठीक है। दूसरी हमारे समताप मंडल होती है, इसमें जो ओजोन परत है वो उपस्थित रहती। दूसरी हमारी इस मंडल के ऊपर समताप मंडल की उपस्थिति होती है। इस मंडल में ताप है वो समान होने से किसी प्रकार की घटनाएं नहीं घटती हैं प्राकृतिक, इसीलिए यह मंडल वायुयान उड़ाने के आदर्श दशा को उपलब्ध करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। ऑप्शन ए है लाल सागर, ऑप्शन बी है अरब सागर, ऑप्शन सी है मृत सागर, ऑप्शन डी है बाल्टिक सागर। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मृत सागर। विश्व में सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा लवणता वाला सागर मृत सागर है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर मृत सागर है। मृत सागर की लवणता 238% होती है। नेक्स्ट है पृथ्वी का कौन सा प्रदेश गोंडवाना भूभाग संबंधित है। ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है गंगा का मैदान, ऑप्शन सी है थार मरुस्थल, ऑप्शन डी है दक्षिण का पठार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण का पठार। भारत में जो दक्षिण का पठार वाला प्रदेश है वो गोंडवाना भूभाग से संबंधित है। हमारी व्याख्या भी है कि भारत का दक्षिण का पठार जो है वो गोंडवाना भूभाग का हिस्सा है। नेक्स्ट है सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है। ऑप्शन ए है ज्वारी वन, ऑप्शन बी है शीतोष्ण वन, ऑप्शन सी है मरुस्थलीय वन, ऑप्शन डी है भूमध्य सागरीय वन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए ज्वारी वन। जो सुंदरी वृक्ष है वो ज्वारी वन के प्रकारों में पाया जाता है। हमारी व्याख्या भी है सुंदरी वृक्ष ज्वारी वनों में पाया जाता है और इस प्रकार के वृक्षों के वनों को हम सदाबहार वन एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर ज्वारी वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर। नेक्स्ट है कि उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। ऑप्शन ए है कि दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी है पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ, ऑप्शन सी है शीतलहर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो बताइए कि उत्तर भारत में जो शीतकालीन वर्षा है उसका कारण क्या है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो है जो उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। ठीक है। हमारी व्याख्या भी है कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में शीतकाल में वर्षा होती है। किसके कारण? पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के कारण। नेक्स्ट है कि सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है पेट्रो रसायन, ऑप्शन बी है सूती वस्त्र, ऑप्शन सी है रासायनिक उर्वरक, ऑप्शन डी है सीमेंट। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी रासायनिक उर्वरक। जो सिंदरी है वो रासायनिक जो उर्वरक हैं उसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हमारी व्याख्या भी है कि सिंदरी रासायनिक उर्वरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सिंदरी झारखंड राज्य में स्थित है। ये भारत का पहला अमोनियम सल्फेट उत्पादन करने वाला रासायनिक उर्वरक उत्पादक केंद्र है। नेक्स्ट है कि वाकड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऑप्शन ए है सतलज, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है रावी, ऑप्शन डी है ब्यास। तो भाखड़ा नागल परियोजना ये सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरी व्याख्या भी है
कि भाखड़ा नागल परियोजना ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बहुउद्देशीय मतलब एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों को पूरी करने वाली। ये परियोजना सतलज नदी के द्वार पर निर्मित की गई थी और इसके द्वारा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य जो हैं वो लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा, बूंदी, टोंक, जयपुर, दौसा। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोटा, बारा। राजस्थान में जो सोयाबीन है उसके उत्पादक जिले कोटा प्रथम स्थान रखता है और बारा जो है वो द्वितीय स्थान है। राजस्थान का जो गंगानगर जिला है ये गेहूं के उत्पादन में और जो हनुमानगढ़ है ये चावल के उत्पादन में फर्स्ट है। तो याद रखना कि राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक जिले में कोटा फर्स्ट है और बारा द्वितीय। वहीं गंगानगर जिला गेहूं के उत्पादन में और हनुमानगढ़ जिला जो है वहीं हनुमानगढ़ जिला है वो चावल के उत्पादन में फर्स्ट है। नेक्स्ट में कि राजस्थान में किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है भीलवाड़ा, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है नागौर, ऑप्शन डी है जयपुर। से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी नागौर। राजस्थान के नागौर जिले में टंगस्टन की बात करें उसका उत्पादन होता है किसका? टंगस्टन का। कहाँ होता है? राजस्थान के नागौर में होता है। हमारी व्याख्या भी है कि राजस्थान के नागौर जिले में टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। भीलवाड़ा तथा उदयपुर में चांदी उत्पादन और जयपुर में लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। तो राजस्थान के नागौर जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है, भीलवाड़ा और उदयपुर में चांदी का, वहीं जयपुर में लोहे का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है, यानी वर्षा जल संग्रहण किसके लिए लाभदायक है? ऑप्शन ए है सिंचाई के लिए, ऑप्शन बी है कृषि के लिए, ऑप्शन सी है जल विद्युत उत्पादन के लिए और ऑप्शन डी है भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है। हमारी व्याख्या भी है कि भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए जो है वो वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है और बहुत ही ज़्यादा मतलब उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर हैं। ऑप्शन ए है बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, ऑप्शन बी है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ऑप्शन सी है जयपुर, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, ऑप्शन डी है जयपुर, टोंक, बूंदी और कोटा। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 15 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 15 गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर इन सबको जोड़ता है। इसके अतिरिक्त जोधपुर व जालोर जो है वो भी राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित है। यह राजमार्ग पठानकोट पंजाब से काडला यानी गुजरात तक जाता है और इस राजमार्ग की लंबाई राजस्थान में कितनी है? 875 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है। ऑप्शन ए है जरगा, ऑप्शन बी है शेर, ऑप्शन डी है तारागढ़, ऑप्शन डी है अचलगढ़। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेर। अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर जो है वो शेर है। हमारी व्याख्या भी है कि अरावली का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर शेर यानी कि सिरोही जिला है। इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची शिखर गुरु शिखर यानी कि आबुई जो है वो सिरोही जिला में ही है और वहीं जो अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था। ऑप्शन ए है महाराव राम सिंह प्रथम, ऑप्शन बी है महाराव राम सिंह द्वितीय, ऑप्शन सी है महाराव माधो सिंह प्रथम, ऑप्शन डी है महाराव उम्मेद सिंह फर्स्ट। से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराव राम सिंह द्वितीय। 1857 की क्रांति हुई थी, इस समय कोटा का शासक महाराव राम सिंह द्वितीय था। हमारी व्याख्या भी है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक महाराव राम सिंह द्वितीय 1827 से 1866 था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध सलीम सिंह हवेली स्थित है। ऑप्शन ए है नवलगढ़ में,
ऑप्शन बी है मुकंदरगढ़ में, ऑप्शन सी है पिलानी में और ऑप्शन डी है जैसलमेर में। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी जैसलमेर में। जो प्रसिद्ध सालिम सिंह की हवेली है ये जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, व्याख्या भी है कि प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कि किस जिले में गोगा मेड़ी मेला लगता है, इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है बीकानेर, ऑप्शन बी है गंगानगर, ऑप्शन सी है हनुमानगढ़, ऑप्शन डी है चूरू। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी हनुमानगढ़। जो हनुमानगढ़ जिला है इसमें गोगा मेड़ी मेला लगता है। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कौन सा मेला लगता है, गोगा मेड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ था। ऑप्शन ए है लोहागढ़ भरतपुर, ऑप्शन बी है बाला किला अलवर, ऑप्शन डी है माडलगढ़ और ऑप्शन डी है अचलगढ़ आबू। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए लोहागढ़ भरतपुर। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल जो लॉर्ड लेक थे उसने 5 बार चढ़ाई की थी लेकिन असफल रहा था, ये लोहागढ़ भरतपुर था। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि लोहागढ़ का किला राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इस दुर्ग पर अधिकार करने के लिए अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु 5वां बार रहा था असफल। इस किले का निर्माण जो जाट शासक थे महाराजा सूरजमल इन्होंने करवाया था। किसने करवाया था, सूरजमल ने करवाया था। नेक्स्ट है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है मणिकलाल वर्मा, ऑप्शन बी है बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन सी है भूरेलाल वेया, ऑप्शन डी है रमेश चंद्र व्यास। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। हमारी व्याख्या भी है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना मणिकलाल वर्मा ने 25 अप्रैल 1938 में की थी और इसके पहले अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को नियुक्त किया गया था। इसके उपाध्यक्ष भूरेलाल बेया को बनाया गया। उपाध्यक्ष मणिकलाल वर्मा महामंत्री नियुक्त किए गए। इस समय मेवाड़ में महाराजा भोपाल सिंह का शासन था और इसकी स्थापना का उद्देश्य अंग्रेज के विरुद्ध स्वतंत्रता को प्राप्त करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा रीट का प्रीवियस ईयर का पेपर जो 31 जुलाई 2011 को हुआ था। इससे पहले मैंने इसके काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं, ना देखे हो तो जल्दी से देख लीजिए क्योंकि आपका एग्जाम 27 और 28 फरवरी को है। इस जल्दी से जल्दी अपने सारे PYQ लगा डालिए। ठीक है, हमारे शॉर्ट्स देखा कीजिए, होम एजुकेशन पे हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।